दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर एलजेपी नाराज, चिराग पासवान ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। सीटों के बंटवारों से लेकर उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में तेजी आ गई है। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी दिख रही है। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो लोजपा नेता चिराग पासवान ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। सूत्रों की माने तो बिहार विधानसभा में एनडीए के घटक दलों में शामिल लोजपा ने सीटों के बंटवारे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें चिराग पासवान ने सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की शांति पर सवाल खड़ा किए हैं। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों में अब तक कोई भी बातचीत शुरू नहीं होने का मुद्दा उठाया है। गौरतलब है कि बिहार चुनाव के प्रभारी रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में एनडीए एकजुट है और सभी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले कई दिनों से सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले कहा था कि घटक दलों के साथ सीटों को लेकर अभी तक आपस में कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर बातचीत होगी। वहीं चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के घटक दलों पर वो कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी खुद इस मसले को सुलझाएगी। और वहीं अगली खबर बता दें कि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने आरजेडी का दामन थामा, नीतीश कुमार पर धोखेबाजी का लगाया आरोप। जी हम बात करें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का दामन थाम लिया। लवली आनंद को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सोमवार सुबह ही लवली आनंद पहुंची हुई थी। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में लवली आनंद ने नीतीश कुमार के लिए प्रचार किया था। राजद का दामन थामने के बाद लवली आनंद सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई हैं। लवली आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और धोखा देने का आरोप लगाया। लवली आनंद ने कहा कि वे राजद के साथ खड़ी हैं। तेजस्वी यादव उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपेंगे उसे निभाने के लिए वे तैयार हैं। बड़ी खबर बता दें कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, कहा नहीं होंगे दुर्गा पूजा के आयोजन, रामलीला को शर्तों के साथ दी अनुमति। जी आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर बड़ा फैसला किया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए दुर्गा पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी है और वहीं रामलीला मंचन के शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दो प्रमुख आयोजनों दुर्गा पूजा और रामलीला को लेकर गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकार का कहना है कि लोग अपने घरों में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोरोना के खतरे को देखते हुए आदेश दिया है कि नवरात्रि पर कोई भी सार्वजनिक आयोजन सड़कों या पंडालों में नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा कि लोग अपने घरों में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। आदेश के मुताबिक दुर्गा पूजा के दौरान कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा और राज्य में किसी भी मेले का आयोजन नहीं होगा। सीएम ने कहा कि दुर्गा पूजा के सार्वजनिक पंडालों पर इसलिए रोक है ताकि भीड़ एकत्र न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलीलाओं का मंचन प्राचीन परंपरा है। दशकों से परंपरा के अनुसार रामलीलाएं होती आई हैं। ऐसे में इस बार परंपरा न टूटे, इसलिए रामलीलाओं के मंचन को छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी लागू की गई हैं। रामलीला स्थलों पर 100 से ज्यादा दर्शक एकत्र नहीं हो सकेंगे। जो दर्शक रामलीला देखेंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा रामलीला स्थल पर और लोगों को सैनिटाइजेशन करना आवश्यक होगा। हर किसी के चेहरे पर मास्क लगा होना भी जरूरी होगा। पहली बड़ी खबर बता दें, चीन बॉर्डर पर भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलें तैनात, ब्रह्मोस निर्भय आकाश से मिलेगा करारा जवाब। जी आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव बरकरार है। भारत की तरफ से चीन बॉर्डर पर करीब 1 लाख सैनिक तैनात हैं। सेना और वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार चौकसी बरत रही है। इस बीच ऐसी भी खबरें हैं कि भारत की तरफ से चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के
के लिए ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल के अलावा जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल को भी तैनात कर दिया गया है। भारत और चीन के बीच टकराव को अब 150 दिन होने वाले हैं और दोनों देशों के सैनिक बस 2 किलोमीटर के दायरे में आमने सामने हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। भारत की तरफ से ये मिसाइलें तब तैनात की गई जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने शिनजियांग और तिब्बत क्षेत्र में मिसाइलों को तैनात कर डाला है। PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से 2000 किलोमीटर की रेंज में हमला करने वाले हथियारों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही तिब्बत और शिनजियांग में टकराव शुरू होने के तुरंत बाद ही आकाश मिसाइलों की तरह ही मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है। सुखोई इंडियन एयरफोर्स IAF का पहला फाइटर जेट है जिसे इसे मिसाइल से लैस किया गया है। और वही अगली खबर बता दें जिसमें सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केवल नाम का था NDA। PM ने मीटिंग बुलाकर हमें कभी नहीं बताई अपने मन की बात। जी आपको बता दें कि भाजपा से नाता तोड़ने के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने विश्वसनीयता खो दी थी और वह सिर्फ नाम का एक गठबंधन था। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बीते 7, 8, 10 सालों में NDA सिर्फ नाम का था और NDA में कुछ भी नहीं था, कोई बातचीत नहीं, कोई योजना नहीं और ना ही कोई बैठक। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मुझे पिछले 10 सालों में एक दिन भी याद नहीं है जब प्रधानमंत्री ने दोपहर के भोजन के लिए NDA की बैठक बुलाई हो और चर्चा की हो कि उनके मन में क्या है। गठबंधन कागज पर नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाजपेयी के समय में एक उचित संबंध हुआ करता था। मेरे पिता NDA के संस्थापक सदस्य हैं। ये दुखद है कि हमने NDA बनाया लेकिन NDA आज नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकालियों ने हमेशा राज्य में बीजेपी का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन वैसे ही चलना चाहिए जैसे मेरे पिता ने किया। हर फैसले के लिए वे भाजपा को बुलाते थे। जब भी हम राज्यपाल को कोई ज्ञापन सौंपने जाते भाजपा हमारे साथ होती। राज्य में हम बड़े सहयोगी हैं और वो अल्पसंख्यक सहयोगी थे। इसके बावजूद हमने उन्हें हर फैसले के लिए विश्वास में लिया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि NDA से बाहर जाना पार्टी का सर्वसम्मत निर्णय था। जब हरसिमरत बादल ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, मैंने कहा था कि पार्टी बैठक करेगी और निर्णय लेगी। इसके बाद पार्टी की बैठक हुई और हमने NDA से अलग होने का निर्णय लिया। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि 2 अक्टूबर को कांग्रेस करेगी किसान मजदूर बचाओ दिवस का आयोजन। जी हम बात करेंगे कांग्रेस 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस का आयोजन करेगी जिसमें देश भर के हर विधानसभा और जिला मुख्यालयों पर धरने और मार्च होंगे। पंजाब के अमृतसर में कृषि विधेयकों किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रेल रोको विरोध प्रदर्शन जारी है। कमेटी के महासचिव ने कहा कि हमारा प्रदर्शन 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हम ये देश भर के सभी किसानों से अपील करते हैं कि वे मोदी सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में हिस्सा ले। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाते हुए कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन व रैली का आयोजन किया जाएगा। 10 अक्टूबर को कांग्रेस विधायकों के विरोध में राज्यों के स्तर पर सम्मेलन करेगी। वहीं 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच पार्टी देश भर से 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर इकट्ठा करेगी। और अभी अगली खबर बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और गठबंधन पप्पू यादव और चंद्रशेखर ने बनाया PDA। जी हम बात करें कि बिहार में विधानसभा चुनाव ऐलान होने के बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों से नई नई पार्टियां और गठबंधन उभरकर सामने आ रही हैं। जातिगत समीकरण को बनाए रखने के लिए प्रदेश में इस वक्त गठबंधन में हर कोई आना चाह रहा है। इसी कड़ी में पप्पू यादव की जन अधिकारी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी BMC और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने मिलकर नए गठबंधन की नींव रखी है। इस गठबंधन का नाम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि PDA। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, MK फैजी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और BPL मातंग की बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल है। इस खास मौके पर जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को कैसे बचाया जाए उसके लिए ये गठबंधन है। आप मत सोचिए कि अंतिम है। वे कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस की आदत अपमान होना हो गई है। हमने कई बार कहा कि आइए स्वागत है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश जी वही जिन्होंने जीतन राम मांझी का शंभू बंद किया था। आज नीतीश को ऐश्वर्या तो सुशांत तो रघुवंश बाबू याद आते हैं। चंद्रशेखर जी बिहार बचाने के लिए आए हैं। हम स्वागत करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग पासवान जी का और कांग्रेस का भी।
तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को, इसके सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है कि शिवसेना ने सामना में भाजपा पर कसा तंज, कहा एनडीए से अकाली दल का जाना आखिरी स्तंभ के चले जाना जैसा है। जी हम बात करें कि कृषि से जुड़े कानूनों में बदलाव को लेकर पंजाब और शिरोमणि अकाली दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से छोड़ दिया है। वर्षों से भाजपा से मजबूती से जुड़ा हुआ अकाली दल अब अलग हो चुका है। एनडीए में शामिल शिरोमणि अकाली दल ने इन बिलों का विरोध करते हुए पहले सरकार और फिर एनडीए से बाहर जाने का फैसला कर लिया। बिल के विरोध में वहीं पहले एनडीए सरकार में शामिल शिवसेना पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर एनडीए का अकाली दल का साथ छोड़ने को लेकर तंज कसा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये लेख एनडीए का अकाली दल से अलग होने पर लिखा गया है। संपादकीय में लिखा गया है कि एनडीए का आखिरी स्तंभ भी चला गया है और राष्ट्रीय स्तर पर इसे हिंदुत्व की राजनीति निस्तेज होती दिख रही है। पंजाब के अकाली दल ने भी एनडीए का साथ आखिरकार छोड़ ही दिया। इस पार्टी का एनडीए से लंबा जुड़ाव था, लेकिन सालों बाद अब वो छूट गया है। शिवसेना ने यह भी लिखा कि अगर केंद्र सरकार की सत्ता हाथ में है तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन बीजेपी ने सत्ता का किला भले जीत लिया हो, पर वे शिवसेना और अकाली दल के रूप में एनडीए के 2 शेरों को गंवा चुके हैं। इस तथ्य से कैसे इनकार किया जा सकता है। आज देश की राजनीति को एक तरफा शासन की ओर धकेला जा रहा है। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि एनसीबी पर क्षितिज का आरोप, कहा करण जौहर का नाम ले लो तुम्हें छोड़ देंगे। जी हम बात करेंगे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद बॉलीवुड में सामने आए ड्रग्स एंगल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है। एनसीबी की जांच की आंच अब बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों तक पहुंच गई है। इसी क्रम में शनिवार को धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व फिल्म निर्माता क्षितिज रवि प्रसाद से लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद क्षितिज को कल एक विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 3 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इसी बीच उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कुछ न्यूज की खबर के मुताबिक क्षितिज के वकील सतीश मानशिंदे ने दावा किया है कि एनसीबी ने पूछताछ के दौरान क्षितिज पर करण जौहर का नाम लेने का दबाव बनाया है। आपको बता दें कि इस वक्त करण जौहर की एक पार्टी का जिक्र हो रहा है, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि उनकी पार्टी के दौरान स्टार्स द्वारा ड्रग्स का सेवन किया गया था। एनसीबी की नजर इस पार्टी पर भी है। एनसीबी के करण जौहर का नाम लेने का बनाया दबाव यही नहीं, क्षितिज के वकील ने यह भी कहा कि पूछताछ के दौरान एनसीबी ने क्षितिज के साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट और दुर्व्यवहार भी किया। यही नहीं, क्षितिज को प्रताड़ित और ब्लैकमेल भी किया गया और उनसे बार बार कहा जा रहा था कि करण जौहर का नाम ले लो तो तुम्हें छोड़ देंगे, जबकि इस पूरे प्रकरण से क्षितिज का कुछ भी लेना देना नहीं है। मालूम हो कि क्षितिज रविवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे, जहां उन्हें 3 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रखने का फैसला सुनाया गया है। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि सीएम शिवराज ने लॉन्च की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, हर किसान को मिलेंगे 4000 रुपए। जी हम बात करें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की तर्ज पर शनिवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्घाटन किया। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि इस योजना के तहत हर साल राज्य में 1,75,000 किसानों के खातों में 2 किश्तों के अंतर्गत 4000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों को लेकर विपक्ष के विरोध पर सीएम शिवराज ने निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र के कृषि विधेयक किसानों के हित में है। अब किसान को मिलेंगे सालाना 10,000 रुपए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना की शुरुआत पर कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू है, जिसके तहत हर किसान के खाते में सालाना 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। मेरी सरकार ने इसमें 4,000 रुपए और बढ़ाने के लिए ये योजना लागू की है, ताकि किसानों को हर साल 10,000 रुपए मिल सके। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वह अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात।
जी आपको बता दें कि अगले 3 दिनों के लिए इन राज्यों में जारी हुई भारी बारिश का अलर्ट। लेकिन दिल्ली को लेकर आईएमडी ने कही एक खास बात। जी हम बात करें कि मानसून अपने अंतिम पड़ाव पर है, इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है, खास करके दक्षिण में। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 72 घंटे में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हल्की से तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने रॉयल सीमा पर दक्षिण अंतरिम कर्नाटक, पूरे तमिलनाडु और केरल में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं उत्तर भारत में कई जगह मौसम शुष्क रहेगा। विभाग ने कहा है कि हालांकि कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कोंकण और गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के आसार हैं। अब मौसम में ठंडक महसूस की जाएगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।